हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। माय नेम इज़ शिवम त्यागी। वेलकम टू स्टडी फंडा। तो हम अपना एससी के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। मैंने काफ़ी थीम्स को कंप्लीट कर दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। मैंने एक थीम वाइज में हम एससी कवर कर रहे हैं ताकि आपका जो एससी का जो फैक्ट है वो आप बहुत ज़्यादा जगह यूज़ कर सकें, केवल एक ही एससी में यूज़ ना कर सकें। जैसे हमने पॉवर्टी पे पढ़ लिया है, हमने वोमेन पे पढ़ लिया है और कल हमने हेल्थ पे पढ़ लिया है। 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। एक इसमें एजुकेशन का चैप्टर रह गया है, तो अभी उसे हम होल्ड पे रखते हैं। रीज़न बीइंग कि कल मैंने टेलीग्राम पे आपसे पूछा था कि हम ज़्यादा ऐसे कराएं या कुछ आर्ग्यूमेंट कराएं, तो 50-50 उसका रिजल्ट आया है कि मतलब आधे बच्चे बोल रहे हैं कि सर थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा आज आर्ग्यूमेंट पढ़ा देते हैं आज आपको। ऐसे तो अपना चले गए, ऐसे कि आपको परेशान लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। तो आज हम एक आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट कैसे लिखा जाता है, क्या लिखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। ठीक है, हम चलते हैं पहले अपने आर्ग्यूमेंट की तरफ। इनको हम रफ कर देते हैं और आप मेरे को अपनी राय दीजिएगा कि नहीं सर आर्ग्यूमेंट मत पढ़ाइए, आप ऐसे ही पढ़ाइए, तो मैं वैसा कर लूँगा। ठीक है, तो आज जो हमारा आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है, आर्ग्यूमेंट का टॉपिक वो लोग ऐसा ही देंगे जिसपे फॉर के भी पॉइंट्स बन जाए और अगेंस्ट के भी बन जाए। वो कभी भी आपको ऐसा टॉपिक नहीं देंगे कि केवल उस पर अगेंस्ट अगेंस्ट जी बोलने के लिए हो। ऐसा होगा हॉट टॉपिक जो न्यूज़ में रहा हो। जैसे आपने ये बहुत न्यूज़ में रह रहा था अभी थोड़े टाइम पहले, एजुकेशन, क्योंकि हमने एजुकेशन अभी तक पढ़ा भी नहीं है, इसलिए मैंने एक टॉपिक एजुकेशन का ही लिया है एज अ क्राइटेरिया फॉर लोकल इलेक्शन। अरे क्या हो गया, इलेक्शन, ये टॉपिक। तो इसमें एजुकेशन की भी बात हो जाएगी क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एजुकेशन के बारे में पढ़ा नहीं है, और ये आपका आर्गुमेंट भी हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2 स्टेटों के पास ये राय पहुंचा था। एक तो हमारी हरियाणा सरकार के ऊपर था। हरियाणा सरकार की जो हरियाणा सरकार वर्सेस वहाँ का एक आदमी था, उसने बोला था कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने अप्रूव कर दिया था कि नहीं ऐसा होना चाहिए। बल्कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे हटा दिया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने 2019 में ही इसे खारिज कर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए लोकल इलेक्शन के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार ने कर रखा था। अगर इससे रिलेटेड वो आर्टिकल पूछते हैं तो आर्टिकल में आपको स्टैटिक भी बढ़ा देता हूँ। आर्टिकल 243 है जो बोलता है कि स्टेट इलेक्शन किस किस के, पंचायत के या म्यूनिसिपैलिटी के अगर इलेक्शन होने हैं तो उसमें जो भी पावर है किसकी, लॉ बनाने की या गाइडलाइंस बनाने की, वो किसके पास है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस बना सकता है, और यहाँ तक कि स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट को इंटरफेयर करने से भी रोक सकता है। ये सारी पावर आर्टिकल 243 से मिलती है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा स्टैटिक पार्ट पढ़ा दिया पेपर 1 से रिलेटेड, अगर वो पूछ लेता है तो ये भी अपने आपको पता होना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट के में नहीं लिखना है, आर्ग्यूमेंट में कुछ और लिखना है, ये तो मैं आपको केवल स्टैटिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले अब अपने आर्ग्यूमेंट में चलते हैं। अपना स्टैटिक हो गया, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की तरफ। सबसे पहले हम लिखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में। अगेंस्ट में लिखेंगे कि हम इसको नहीं मानते, एजुकेशन जो क्राइटेरिया लोकल इलेक्शन के लिए, हम इस बात से सहमत नहीं है। अगेंस्ट का मतलब ये होता है। तो अगेंस्ट में पहला टॉप हम 1 2 3 करके इसमें लिख सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे में हम पैरा वाइज लिखें या पॉइंट्स वाइज लिखें, तो ऐसे हमेशा आप पैराग्राफ वाइज लिखने की कोशिश कीजिए कि 3-4 पैरा में आप अपना ऐसे को कंप्लीट करें। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट आप कोशिश करिए कि जितना हो सके पॉइंट्स में लिखिए। आर्ग्यूमेंट्स हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, जिससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को प्रूव कर सकते हैं कि हमने 8 पॉइंट या 10 पॉइंट अगेंस्ट में लिखे, 8 या 10 पॉइंट अपना फेवर में लिखे। ठीक है, तो पहला हम तो अपने वही अपने जो इश्यूज हैं उन्हीं को मेन मुद्दा बना के करते हैं। जैसे पहला हम इसमें लिख देते हैं इशू जो हमें प्रॉब्लम देता है कि पहला हमें गवर्नेंस में दिक्कत है। हम इसलिए नहीं चाहते ऐसा हो क्योंकि इससे गवर्नेंस में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब गवर्नेंस में भी क्या दिक्कत आएगी, गवर्नेंस की पहली दिक्कत है कि इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ये अंडरमाइन हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं आप, अंडरमाइनिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। क्यों? क्योंकि जो अनमार्जिनलाइज सेक्शन है, जो गांव में देहात में, मतलब पंचायत के इलेक्शन कहाँ होते हैं, गांव में ही होंगे ऑफकोर्स, सीधी सी बात है, तो वहां पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पाएगा। पहला प्रॉब्लम तो यही हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं कि अगेंस्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स के, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि भाई
उनको एजुकेशन नहीं मिली, किसी बंदे को एजुकेशन नहीं मिली, तो किसकी गलती है? ये तो स्टेट की गलती है। तो स्टेट के फेलियर के चक्कर में, हम कैसे कह सकते हैं किसी इंसान को, किसी बंदे को एजुकेशन के आधार पे इलेक्शन ना लड़वाया जाए? किसी इंसान को अगर नहीं पढ़ पाए हैं, वो नहीं पढ़ पाए, तो किसकी गलती है? भाई आपने स्कूल बनाए नहीं, आपने टीचर भेजे नहीं, ये तो स्टेट का फेलियर है ना। तो इसलिए ये दूसरा पॉइंट हो गया प्रूफ करने के लिए। तीसरा हम लिख सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्टिंग पीपल राइट। भाई पीपल राइट टू चूज अ लीडर, ये तो पीपल का राइट है ना, लोगों का राइट है कि वो कैसे लीडर को चाहते हैं। वो अनपढ़ लीडर को चाहते हैं, पढ़े लिखे लीडर को चाहते हैं, आप तो खड़ा करवाइए ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमें केवल पढ़े लिखे लीडर चाहिए? तो भाई वी द पीपल, हमारे प्रेम्बल में क्या लिख रहा है? वी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए हमेशा। तो भाई पीपल बोलेंगे वो होना चाहिए ना कि आप लोग बोल रहे हैं वो सब चलेगा। चौथा, ये अगेंस्ट है, जो हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है हमारा? ये आपने ये वर्ड सुना होगा पंचायती राज में, अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ये वर्ड आपने सुना होगा, आप लिख के जरूर आइएगा अगर पंचायत का कुछ भी आता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी वर्ड, ग्रास रूट का मतलब क्या होता है? एकदम जो नीचे तबके का आदमी है। ग्रास रूट, ग्रास की मतलब जो घास होती है वो सबसे नीचे होती है, उसकी भी रूट जो जड़ होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो एकदम नीचे का इंसान है, जो मतलब ग्रास रूट कौन होता है अगर इंसानों में देखा जाए? जो एकदम कुछ पढ़ ही नहीं पाए, एकदम नीचे दब के रह चुका है। ये तो उन्हीं के प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया कि आप उन्हें ऊपर बढ़ने का तो मौका कभी देंगे नहीं। एक तो पढ़ नहीं पाए और ऊपर से आप उन्हें इलेक्शन भी खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं, तो ये एकदम इसके प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो हमारे 4 जो पॉइंट हैं ये हम लिख सकते हैं गवर्नेंस में। देखिए मैं यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंट्स भी लिख सकता हूँ, तो वो लेकिन यूपीएससी लेवल के नहीं होंगे। मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग लिखवाते होंगे, आप लोग भी लिखते हैं, मैंने आपके आंसर भी चेक करें, तो नॉट दैट लेवल ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी नहीं चाहता कि आप वो घिसे पिटे पॉइंट लिखें, वही जो 50-100 कॉपियों में आएंगे। कुछ अलग आप लिखेंगे तभी आपको पॉइंट्स मिलेगा, नहीं तो आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे 20 में से 4 या 5 नंबर जो है वो एवरेज मार्क्स हैं, 3 4 5 3 4 5 ये सबको मिलते हैं। जो बच्चा वहाँ कुछ भी लिख के आएगा, सबसे पहला रूल पेपर 2 का आप ये याद करके जाइएगा कि आपको कोई भी आंसर छोड़ के नहीं आना है। सारे आंसर आपको अटेम्प्ट करने हैं, भले आपको आते हो भले आपको नहीं आते हो। जो नहीं भी आता उस पर भी कुछ ना कुछ लिख के आइए, तो आपको एवरेज मार्क्स 3 या 4 मिल जाएगा उस पर भी। जो अच्छे मार्क्स हैं तो वो 20 में से 8 होते हैं, 20 में से 9 होते हैं, ये अच्छे मार्क्स होते हैं। और जो बहुत ही अच्छे मार्क्स होते हैं 20 में से 11 या 12 मार्क्स होते हैं। 11-12 के आगे नहीं मिलता है किसी को। पहले ये मत सोचिएगा कि 20 में से मेरे को 15 या 18 इतने तक मिलेंगे, किसी को नहीं मिलते हैं। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये हमारा हो गया गवर्नेंस रिलेटेड। इसके आगे अगेंस्ट में हम और चलते हैं। दूसरा हम बोल देते हैं ये जो है ये एक्सक्लूजनरी इन नेचर है। एक्सक्लूजनरी इन नेचर, ये पूरा लॉ जो आप बना रहे हो ये एक्सक्लूजन कर देता है। एक्सक्लूजन कैसे कर देता है? सबसे पहले वल्नरेबल सेक्शन को एक्सक्लूड कर देता है। वल्नरेबल सेक्शन, जैसे वनरेबल सेक्शन कौन होता है? मान के चलिए एक एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि हरियाणा का ही आप एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा की ये बात चल रही है कि हरियाणा में टोटल 50% जो वोमेन है उसमें से 60% वोमेन जो है दलित हैं, जो पढ़ ही नहीं पाई हैं। तो आपने उन्हें तो सीधे सीधे एक्सक्लूड कर दिया ये वनरेबल सेक्शन को, आपको अगर ये प्रूव करना है। दूसरा लिटरेसी, आपको पता है कि इतने लोग पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जहां आप ये लेके आना चाह रहे हैं वहां लिटरेसी लेवल कितना है? वहां मुश्किल से 20 या 25% है। 70% रूरल पॉपुलेशन इंडिया की पढ़ी लिखी ही नहीं है। ये डेटा आप देख सकते हैं। जब इतने परसेंट पहले आप इनको पढ़ाइए, 70% जब में से आप 50% भी पढ़ा लें तब आप ये लेके आइएगा। तीसरा, ये डिस्क्रिमिनेटरी तो है ही, डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी बात का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी है। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे एक्सक्लूजनरी नेचर के। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे से एक बच्चे ने उसमें भी पूछा था, क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में, कि सर जो आप बता रहे हैं बहुत सही है, लेकिन आप कुछ और डाटा दीजिए और मुझे फैक्ट दीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे को इससे ज़्यादा डेटा या फैक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना मैं डेटा दे रहा हूँ ये डेटा भी आपका पूरा यूज़ नहीं होगा आपके आंसर में। इसका भी मुश्किल से 20 या 25% यूज़ होगा। मैं तो डेटा आपको, मेरे को नहीं लगता कम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको लगता है कम दे रहे हो सर आप डेटा या फैक्ट या जो भी, तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हाँ आपका डेटे में कमी है या फैक्ट में कमी है, तो मैं और देने लगूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका आप मुश्किल से 20% भी यूज़ कर लेंगे ना, तो आपका अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप बताइएगा। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एक्सक्लूजन इन नेचर का। तीसरा हम चलते हैं। तीसरा जो बोला जाता है, तीसरा हम लिख सकते हैं
नोशन, हाँ ये लिख दीजिए, नोशन अबाउट एफिकेसी। इसका मैं मतलब समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया, ये क्या है? नोशन अबाउट एफिकेसी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। लोगों के दिमाग में ये नोशन भरा हुआ है कि जो एजुकेटेड इंसान होता है वही सही काम कर सकता है, जो अनएजुकेटेड आदमी है वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता। ये नोशन है लोगों के दिमाग में। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें आप प्रूव कैसे करेंगे इस बात को? तो इसको प्रूव करने के लिए आप लिखिए कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है। इसका एक मैं अच्छा है वो भी दे दूंगा कि आपको इसके अंदर अगर लिखना हो तो क्या लिखना होगा। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ये माना जाता है जो पढ़ा लिखा इंसान है वो ज़्यादा अच्छे काम कर सकता है और जो अनपढ़ इंसान है वो नहीं कर सकता है। इसमें एक बी आर अम्बेडकर साहब की कोट है, आप उसको भी कोट कर सकते हैं। बी आर अम्बेडकर साहब ने ऐसा बोला था, मैंने नहीं बोला है। जो मैं बोलने वाला हूँ आप नोट कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे कि upper caste have been more illiterate but they have not worked for upliftment of the lower class। फिर से मैं बोल रहा हूं कि upper caste have been more illiterate but they have not worked for upliftment of the lower class। ठीक है, तो आप इनको कोट कर सकते हैं इसके लिए लेवल ऑफ इंटेलिजेंस अगर बताना हो। दूसरा इफेक्टिव लेजिस्लेटर, आप ये लिख सकते हैं। ये एक लोगों के मन में भ्रम है, इफेक्टिव लेजिस्लेचर। भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इट सेल्फ नॉट एश्योर यू एन इफेक्टिव लेजिस्लेटर, कैरेक्टर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एजुकेशन। इसमें आप सिंपल लिखिए कि भाई किसी के पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? उसका इंपॉर्टेंट उसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर ज़्यादा ज़रूरी है किसके? एजुकेशन के मुकाबले। भाई मोदी साहब हैं तो उनका वोट जो पड़ता है उनकी क्वालिफिकेशन देख के पड़ता है कि उनका कैरेक्टर देख के पड़ता है? भाई दमदार आदमी है तो उनका कैरेक्टर। अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी वोट पड़ते हैं आजकल लोग इतने पढ़े लिखे हो गए कि अब इंसान को देख के वोट नहीं देते, अब पार्टी वाइज वोट डालने लगे हैं। इसका भी एक टॉपिक हम बना देंगे, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, तो आप ये लिख सकते हैं। और तीसरा क्या है कि हमारे पास ये भी लिख सकते हैं कि लैक ऑफ एविडेंस। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस है क्या जिसमें ये प्रूव हो सके कि अनपढ़ लोग अच्छा काम नहीं कर पाते या पढ़े लिखे लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं? तो हमारे पास लैक ऑफ एविडेंस है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें आप क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट डिफरेंस, और डिफरेंस नहीं, इसमें हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम। डिफरेंशिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका मतलब क्या है? भाई आपने कह दिया कि हम पंचायत में जो लोग भाग लेंगे, जो लोग खड़े होंगे, उनको उन्हें हमें एजुकेशन देनी है, ठीक है। लेकिन जो हमारे एमपी हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनको तो आप बोलते नहीं है। भाई एमपी एमएलए को भी तो ये क्राइटेरिया लाइए। जब आप ग्रास रूट लेवल पे ये बोल रहे हैं कि आप एजुकेशन वाले लोगों को ही जो बनाएंगे, खड़ा करने की आज़ादी देंगे, तो ऐसा ही लॉ लेके आइए जो एमपी एमएलए पे भी लगे। भाई एमपी एमएलए तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके पास, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इन पे पहले लाना चाहिए भाई, पंचायत में बाद में लाना चाहिए। ये उल्टा ही काम कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। ये हमारे काफ़ी पॉइंट हो चुके हैं शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। और भी आप चाहिए तो बता दीजिए, मैं और भी लिखने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे को लगता है अगेंस्ट में काफ़ी पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट, और 3 के अंदर हमने 4 और 4 8 9 10 11 लिख दिए हैं। एक और लिख देते हैं कोई अच्छा सा। हमने किसकी बात नहीं करी है? हमने गवर्नेंस की बात कर ली, फाइनेंशियल, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सोशल बात नहीं करी है। सोशल लिख देते हैं, यस। तो हम यहाँ लिख देते हैं सोशल इशू भी भाई इसके साथ जुड़े हुए हैं। सोशल इशूज़ क्या है कि इसमें वही लिख दीजिए कि ये लोगों की गलती नहीं है। इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द पीपल, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द स्टेट। या आप ये लिख सकते हैं कि गलती लोगों की नहीं है कि वो अनपढ़ रह गए। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द इंडिविजुअल डेट ही और शी कुड नॉट बी एजुकेटेड। वो पढ़ लिख नहीं पाए और गेटिंग मैरिड एट अर्ली चाइल्ड, कि बचपन में उनकी शादी कर दी ड्यू टू कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज़। भाई सोशल इश्यूज अपने यहाँ इतने हैं कि भाई बचपन में शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज का नाम सुना होगा, तो फिर वो पढ़ती कहाँ से? और जो हमारी लेडीज़ हैं, माता बहन हैं, तो कैसे पढ़ती? ये सारा जो दिक्कत है, ये स्टेट का फेलियर को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात, आपको ये लिखना है, स्टेट फेलियर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है, अब भाई हमें अगेंस्ट में लिखना है तो अगेंस्ट में लिखना ही है। ये आर्ग्यूमेंट का मतलब ये है। कोई अब बच्चा ये बोले कि सर आप तो अगेंस्ट में चले गए स्टेट के या गवर्नमेंट को, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो नहीं, हम उल्टा सीधा नहीं बोल रहे हैं, हम अपना आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपना आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में काफ़ी हो चुका है जहाँ तक मुझे लगता है।
और हमारा डैशबोर्ड भी शायद फुल भर चुका है, तो ये जूम आउट जूम इन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इधर लिखेंगे अब इस बार। चलिए हम इधर आ जाते हैं। ये हमारे अगेंस्ट में पॉइंट थे। अब इसी के बाद में हम लिख देते हैं फॉर में पॉइंट्स कि हमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अच्छा होना चाहिए। चलिए यहाँ लिखते हैं हम इन फेवर। फेवर में क्या क्या होना चाहिए, चलिए फेवर में लिखेंगे। फेवर में सबसे पहला हम पॉइंट लिखेंगे फेवर में सोशल। सोशली क्या क्या फेवर होना चाहिए। सोशल में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें फेवर में लिखना है और एजुकेशन क्राइटेरिया मतलब होना चाहिए। एजुकेशन को हम मानते हैं, तो इससे क्या होगा, अगर एजुकेशन क्राइटेरिया अगर हम रख देते हैं पंचायत इलेक्शन में, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इससे हमारा सोशल इंडिकेटर जो है वो अच्छे हो जाएंगे। सोशल इंडिकेटर इम्प्रूवमेंट लिख सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा इन सोशल इंडिकेटर्स का। जैसे सोशल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, चाइल्ड मैरिज। भाई अगर लोग पढ़े लिखे होंगे तो चाइल्ड मैरिज होने देंगे क्या, आप बताइए। अगर आपके गांव पास देहात में कहीं चाइल्ड मैरिज हो तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे क्या। तो ये जो सोशल इंडिकेटर हैं ये अच्छे हो जाएंगे। घर घर शौचालय होगा, तो ये सब आप लिख सकते हैं कि सोशल इंडिकेटर अच्छा हो जाएगा। दूसरा रोल मॉडल। अगर भाई किसी की सरपंच या किसी की बहू बेटी भाई अच्छे पंचायत इलेक्शन जीत रही है और अच्छी पीएचडी होल्डर है, तो और लेडीज़ के लिए रोल मॉडल की तरह काम करेगी और लोगों के लिए रोल मॉडल की काम करेगी। और जो आसपास की पंचायत हैं उनमें भी एक रोल मॉडल बनेगा कि भाई उधर की पंचायत जो वो पीएचडी होल्डर है या वो टीचर है या कलेक्टर है जो भी है, तो ये रोल मॉडल की तरह काम करेगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि सोशल में भाई देखिए ये जो हम लिख रहे हैं एजुकेशन क्राइटेरिया, इसमें अगेंस्ट में बहुत है, लेकिन फॉर में सोच सोच के आपको लिखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ता है। तो पहला हो गया सोशल। दूसरा हम लिखेंगे गवर्नेंस से रिलेटेड। गवर्नेंस है, भले ही मेरा एसए हो, भले ही मेरा आर्ग्यूमेंट हो, भले ही मेरा कुछ भी मेरे को लिखना है, हम किस चीज़ पे लोगों को बांट सकते हैं। सामाजिक हो गया, फाइनेंशियली कैसे हैं, गवर्नेंस की क्या प्रॉब्लम है, इन्हीं में लोगों को बांट दीजिए। आपका आंसर अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। लोग बोलते हैं ना हमें एसए का स्ट्रक्चर नहीं आता, हमें आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर नहीं आता, आप एक ही स्ट्रक्चर याद कर लो, ये हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इन्हीं में बांटना है, तो बस हम वही बांटते जा रहे हैं। अब गवर्नेंस की अगर क्या हो जाएगा, बढ़िया क्या होगा अगर एजुकेशन आ जाती है, तो इससे होगा हमारा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन। प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन होगा, अगर ये लोग पढ़ेंगे तो और लोगों को इनकरेज करेंगे पढ़ने के लिए, इनकरेज करेंगे एजुकेशन लेने के लिए, प्रोग्रेसिव हो जाएगा लेजिस्लेशन के लिए। फिर इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी, भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छी ड्यूटी निभा सकते हैं। अब हमें फेवर में लिखना है तो हमें ये सब चीज़ लिखनी पड़ेगी। आपको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर लिखना है, हमें सिलेक्शन लेना है कि कोई दिल पे ले ले। और तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तीसरा हम लिख सकते हैं एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। ये तो वहाँ की जो हाई कोर्ट है हरियाणा सरकार की, उसने भी ये चीज़ मानी थी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राइट डिसीजन ले सकते हैं, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। ठीक है। चौथा एबिलिटी टू गाइड कर सकते हैं, पढ़े लिखे जो पॉलिटिशियन है वो हमें गाइड कर सकते हैं। पांचवा डिप्लोमेटिक चैलेंज। भाई गांव देहात में आपने सुना होगा बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, वो गांव शहर में जाके लोगों की मदद करती है। तो वहाँ का अगर मान के चलिए बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन वाले लोग आए या बिल गेट्स ही साहब आए कल को आपके गाँव में कि हम इतना करोड़ आपको दान देना चाहते हैं, इस गाँव को हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो सरपंच है उसको समझ में ही नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आप लिख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक चैलेंज को सॉल्व कर देगा। यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि कोई एनजीओ आ रहा है, कोई फॉरेन से मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उनसे कैसे डील होगी, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो आप ये लिख सकते हैं कि डिप्लोमेटिक चैलेंज को भी हम दूर कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जुडिशरी को आप लिखेंगे, या जिसको हम लिख सकते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, जो जुडिशरी ने बोले हैं, तो आप इसमें सिंपल जुडिशरी ने क्योंकि सपोर्ट कर दिया है, किसकी जुडिशरी ने सपोर्ट करा है, तो हरियाणा सरकार की जो जुडिशरी है उसने सपोर्ट करा, तो आप यहाँ पे कोट कर दीजिए राजबला, जो मैं लिखवाई देता हूँ, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें लिख दीजिएगा कि वहाँ की हाई कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जुडिशरी भी इस बात को मान लिया है, तो हमें तो मानना पड़ेगा। जुडिशरी वाले लोग तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं भाई, जज साहब हैं, तो जब वो ये चीज़ मान रहे हैं तो पब्लिक क्यों नहीं मान रही है। ठीक है। और इसके एक फेवर में हाँ हमारा पॉलिटी का एंगल रह गया ना, इसमें हम पॉलिटी का एंगल और जोड़ लेते हैं। रुक जाइए, पेपर बढ़ जाता है यार एक तो, कोई बात नहीं, हम इधर लिखेंगे
वाइट बोर्ड है अपना अब अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो इसी से काम करना पड़ेगा। ये लिख दीजिए, सॉरी एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको भी लिख के आइएगा फेवर में कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। क्यों? एक चीज़ ये याद रखिएगा कि राइट टू कॉन्टेस्ट, खड़ा जो होते हैं लोग इलेक्शन में, उसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्टेस्ट। ये एक फंडामेंटल राइट तो है नहीं, तो आप ऐसे लिखेंगे राइट टू कॉन्टेस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ना ही एक स्टैट्यूटरी राइट है। स्टैट्यूटरी राइट कौन से बोलते हैं? जो हमें किसी लॉ से मिले हो। तो ये लिखेंगे राइट टू कॉन्टेस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड नॉट अ स्टैट्यूटरी राइट बट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। याद रखेंगे, जो हमारा कॉन्टेस्ट कराते हैं हम इलेक्शन, जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो इलेक्शन में खड़ा होना ना तो फंडामेंटल राइट है, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, ना एक स्टैट्यूटरी राइट है। क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा तो उसे रेगुलेट कर सकती है सरकार, कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ, रेगुलेटेड बाय लॉ, बाय द लेजिस्लेचर, बाय द लेजिस्लेचर और बाय स्टेट गवर्नमेंट। भाई स्टेट गवर्नमेंट या हमारी राज्य सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को रेगुलेट कर सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो लोग चाहते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक क्राइटेरिया बन जाए टू कंटेस्ट इलेक्शन इन पंचायती राज। तो ये सिंपल सा आपका एक पूरा आर्ग्यूमेंट तैयार हो गया। आपने बिलीव नहीं करा होगा, लेकिन ये आप जितना आपको लिखना है ना उससे भी दुगना साइज का ही तैयार हो चुका होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पूरा अगर चाहें तो। काफ़ी बड़ा तैयार हो गया। फिर भी मेरे को लोग बोल रहे थे कि सर आप जो हैं वो डेटा नहीं कम दे रहे हैं या फैक्ट कम दे रहे हैं। कमेंट था, मैं अब क्या बोलूँ, तो मैंने वहाँ रिप्लाई भी करा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को बताएंगे कि सर डेटा में कमी है, फैक्ट में कमी है, या मेरे पढ़ाने के तरीके में कमी है, जो भी है आपके रिव्यूज़ रहते हैं उसी हिसाब से मैं डील कर पाता हूँ। जैसे आपके रिव्यूज़ थे कि सर आर्ग्यूमेंट पढ़ाओ, तो ही मैं आर्ग्यूमेंट पढ़ा पाया। अब आपके जो होंगे वही मैं बता पाऊँगा। किसी बच्चे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से मैंने कुछ कॉमन ऐसे भी छांटे हैं, जैसे मैं आपको दे देता हूँ, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मेरे को बहुत बच्चे बोल रहे हैं, और एक 5G टेक्नोलॉजी पे मेरे पास आया है, एक सिडिशन लॉ पे आया है। तो ये सारे ऐसे मेरे पास आए हैं, तो इन पे मैं काम कर रहा हूँ। इन पे अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे बोला और मैं लिख के दे दूँ, मेरे को थोड़ा आपको क्वालिटी मटेरियल देना है, नहीं तो आप और कोचिंग को कंपेयर कर सकते हैं मेरे डेटा फैक्ट से, मेरे डेटा से आप कंपेयर कर सकते हैं कि लोग और कैसा पढ़ाते हैं, मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आप कंपेरिजन करके ही मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप सर बहुत बुरा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका आशीर्वाद से एक सीरीज़ चलती रहेगी जब तक आप लोगों का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये कैसा लगा आर्ग्यूमेंट, ये ज़रूर बताइएगा कि नहीं सर आर्ग्यूमेंट आप अच्छा नहीं लिखवा पाते हैं, आप अच्छा लिखवाते हैं, आप ऐसे ही लिखवाइए, आर्ग्यूमेंट मत लिखवाइए, और या आर्ग्यूमेंट ज़्यादा लेके आइए। तो वो आप सीधे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, उसी हिसाब से हम आगे करेंगे। और जो बच्चे नए हैं यार, प्लीज़ लाइक शेयर कर दो, आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं। और मुझे फॉलो कर सकते हैं, शिवम_त्यागी_ST, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए मुझे। और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। इनको स्टडी फंडा को तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इन्फोग्राफिक बहुत बेस्ट आता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। साइनिंग ऑफ टुडे। कैसा लगा ये आर्गुमेंट, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।